नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व हुआ ओपनिंग सेरेमनी में उपनिदेशक कहाकुशाक रही मौजूद। स्कूली बच्चों ने जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई, नक्शा पास कराकर निर्माण करने के दिए निर्देश। रुड़की में चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी, अस्पताल प्रबंधन ने किए पुख्ता इंतजाम, लोगों के घरों में दवाई का छिड़काव कराने के दिए निर्देश। नारसेन में सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, चिल्ड्रन डे पर बच्चों के लिए किया गया आयोजन, सुरक्षा और वाहन चलाने के प्रति किया गया जागरूक। और पौड़ी में एक्शन में एसएसपी श्वेता चौबे, चेकिंग नहीं करने वाले थाना प्रभारियों की लगाई फटकार, महिला सुरक्षा के लिए पिंक यूनिट का किया शुभारंभ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि 5 महीने की वार्षिक बंदी के बाद आज राजाजी टाइगर रिजर्व की सभी रेंजों के गेट खोल दिए गए हैं। आज से सैलानी जंगल सफारी के दौरान जंगली जानवरों के दीदार कर सकेंगे। गेट ओपनिंग सेरेमनी के अवसर पर राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में पार्क के उपनिदेशक कहकशा समेत कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी और स्कूली बच्चों को भी विशेष न्योता दिया गया था, जिन्होंने पहले ही दिन जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। और इस दौरान राजाजी पार्क की उपनिदेशक कहकशा ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा संख्या में पर्यटक जंगल सफारी करने उत्तराखंड आएंगे और इससे स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। वहीं पार्क की ओपनिंग के लिए पहले दिन जंगल सफारी करने चीला रेंज पहुंचे सैलानी काफी उत्साहित नजर आए और विशेष आमंत्रण मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों ने भी पार्क प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले इसकी लैंडस्केप वगैरह और एलिफेंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा है कि ये राजधानी के पास इतना नज़दीक कोई टाइगर रिजर्व है, तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसको ओपन किया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे पर्यटक आएंगे। जो आसपास के लोग हैं उनके रोज़गार में ये अवसर प्रदान करेगा, और साथ ही में लोगों को भी पता चलेगा कि इतने आसपास घने जंगल हैं, रिच जंगल हैं, और बहुत ही नज़दीक आबादी के पास कैसे सहिष्णुता से सारे लोग रह रहे हैं साथ में। तो आज उद्घाटन करके यही हम लोग संदेश भी देना चाह रहे हैं कि हाउ ह्यूमन कैन लिव विद हार्मनी विद द वाइल्ड लाइफ। तो इसी के ऊपर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ राजकुमार हमारे साथ जुट चुके हैं। राजकुमार जी, किस तरीके से आज लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद इस पार्क के गेट खोल दिए गए हैं? जी जी बिल्कुल, जिससे जी आपने सही कहा है। ये 15 जून को जो सैलानियों के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क है, इसके 15 जून को बंद कर दिए गए थे, और आज 14 नवंबर को यानी 6 माह के बाद पार्क के गेट खोले गए हैं। और इसमें जो सैलानियों की जो आवाजाही है वो बढ़ेगी, और सैलानी जो है इसमें सफारी के जरिए जो जंगल की सफारी है उसका जो है घूम घूम कर आनंद ले पाएंगे। और मैं बता दूं आपको शिक्षित जी, यहाँ पर ये लगभग इसमें जो है राजाजी जो टाइगर रिजर्व पार्क है, इसमें हिरन, चीते, सांबर, मोर, हाथी और अन्य जो वन्य जीव हैं वो काफी प्रजातियों के काफी अन्य वन्य जीव हैं। और ये राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क का भी वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित स्थान कहा जाता है। और हिमालय की शिवालिक रेंज में ये करीब 820 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और ये लगभग 6 माह के बाद जो सैलानियों के लिए खुला है। तो अब इसमें पर्यटक जाकर अब इसमें जो है अपनी प्रकृति के जो प्रेमी हैं और वन्य जीव उत्साही हैं लोगों ने फिर यह एक रमणीय उनके लिए एक रमणीक स्थल है। और पार्क जीव में जो है हाथी, बाघ, तेंदुए, हिरने और इन सब का जो है वो देखकर उनका लुत्फ उठा पाएंगे, फोटोग्राफी करते हैं। हालांकि ये 28 किलोमीटर की करीब ये सफारी है, तो इसमें लोग विचरण करते हैं। जी राजकुमार जी, देखिए आज जिस तरीके से इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है, कहीं ना कहीं इस सेरेमनी को खास जरूर बनाया गया है, क्योंकि इसमें राज्य आंदोलनकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया था, उनका भी स्वागत किया गया, स्कूली बच्चों को भी यहाँ पर बुलाया गया। कहीं ना कहीं आज की जो ओपनिंग सेरेमनी रही है खास रही है। जी बिल्कुल, ये ओपनिंग सेरेमनी इसलिए भी खास है, और राज्य आंदोलनकारी जुड़े हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं आसपास के
और जो वहाँ से इस पर्यटक से रोजगार जुड़ा हुआ है, तो इन लोगों की करीब 6 माह से एक तरह से बात करते हैं 6 महीने तक ये बंद रहता है। तो जो बाहर के पर्यटक है उनकी आवाजाही एक तरह से बहुत शून्य रहती है, क्योंकि पार्क जो बंद कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ चिल्ला जो है, चिल्ला में घूमने के लिए एक रमणीय स्थल है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन अंदर जंगल के लिए सफारी में आने जाने में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और ये 6 माह के बाद आज 14 नवंबर यानी 15 जून के बाद आज 14 नवंबर को पूरी शिद्दत के साथ और पूरे इंतजाम के साथ आज सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। और इससे जो है जो आने वाले पर्यटक है वो भी उत्साहित हैं, और जो यहाँ पे जो लोकल स्तर पर जो कारोबार करते हैं, जो सफारी लेकर जो जंगल में जो यात्रियों को लेकर सफारी के जरिए अंदर जाते हैं, उनमें भी आज थोड़ी सी रौनक दिखाई दी, उनके चेहरे पे भी उत्साह दिखाई दिया। और आसपास के जो छोटे छोटे से हल्के चाय की दुकान है या थोड़ा आप कहें तो रेस्तरा है, ढाबे हैं, उनके भी जो है कारोबार बढ़ेगा। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा जो वहाँ के लोग निवास करते हैं उनमें भी एक आर्थिक स्थिति मजबूती के लिए एक अच्छी चीज है। और अंदर पार्क में भी घूमने के लिए लोग की एक आना जाना आज से शुरू हो गया है। जी राजकुमार जी, अगर बात की जाए तो वैसे तो उत्तराखंड में कभी भी पर्यटन का सीजन जो है वो नहीं थमता है, लेकिन आगामी समय की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से पर्यटकों की भरमार लगने वाली है, क्योंकि विंटर वेकेशंस होंगे। विंटर वेकेशंस में लोगों का वहाँ पर जमावड़ा होगा। लोग अगर बात कर लें तो पड़ोसी राज्यों से लोग उत्तराखंड जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे में कई जगह पर बर्फबारी भी देखने को मिलती है विंटर्स में। हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं उत्तराखंड। तो ऐसे में किस तरीके से इस समय में इस पार्क की ओपनिंग किस तरीके से खास होने वाली है? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने दीक्षित के उत्तराखंड एक रमणीय स्थल है और पर्यटकों के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जगह जगह कई बर्फबारी है, और जैसे अल्मोड़ा है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, मसूरी है, ये सब एक रमणीय स्थल है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं। लेकिन अब बात करें अगर पहाड़ों की, तो पहाड़ों में इस समय बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लोग जाते हैं। जो लोग रामनगर में भी अगर बात करें, कॉर्बेट पश्चिम कॉर्बेट पार्क है, उसमें भी सफारी में घूमने जाते हैं। और लेकिन हरिद्वार में चिल्ला रेंज की बात करें तो ये भी एक, क्योंकि हरिद्वार का एक सीजन इस समय डल हो जाता है और यात्रियों की संख्या कम हो जाती है, तो जितने लोग जो यात्री ऊपर पहाड़ों पर नहीं जा पाते हैं वो कम से कम यहाँ पर टाइगर रिजर्व पार्क भी सफारी के लिए जरूर जाते हैं। सुबह और शाम 2 टाइम में सफारी की जो गाड़ियां लेकर पर्यटकों को सफारी गाड़ियां अंदर जाती हैं, और करीब 28 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का ट्रैक है, वो पूरा घुमाकर लेकर आते हैं। और अंदर जाने वाले सैलानी बड़े खुश होते हैं अंदर देखकर, और मनोरम दृश्य देखते हैं। और जो वन्य जीव हैं उनको अपने नजदीक पाकर प्रकृति का एक जो अनूठा प्रेम यहाँ पे देखने को मिलता है, वो एक तो उसकी अलग ही बात है। तो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, खुश जा रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि अभी अगर कोरोना काल की बात करें तो करीब 2 साल के बाद 20 और 21 में इनकी संख्या बहुत कम रही थी, और सभी जगह आने जाने पर एक तरह से कहें तो प्रतिबंध था और लोग संकोच कर रहे थे कि आने जाने से। लेकिन इस बार अभी अब मैं बताऊँ आपको कि 4 धाम यात्रा को भी रिकॉर्ड रहा कि बहुत ज्यादा तीर्थयात्री जो है, अगर पिछले 3 से 4 साल पीछे की बात करें लगा के, तो काफी रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या रही। तो इसी हिसाब से देखा जा रहा है कि आगे भी जो है राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क है, इसमें भी सैलानियों की संख्या जो है अपने आप में रिकॉर्ड जरूर कायम करेगी, ऐसा समझा जा रहा है। जी दीक्षित। बिल्कुल राजकुमार जी, कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी सौगात जरूर दी गई है। 6 महीने बाद अब इस पार्क को खोल दिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं उप जिला चिकित्सालय रुड़की के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने कहा कि अस्पताल में बुखार के मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और जाँच करने पर 10 में से
2 या 1 मरीज डेंगू या चिकनगुनिया के मिल रहे हैं, बाकी सभी साधारण वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकनगुनिया और डेंगू जो के मच्छरों की वजह से फैलता है। आजकल डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और 6 बेड का एक वार्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए अपने घरों में दवाई का छिड़काव करें और कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। और डेंगू जो है जैसे कि मच्छरों से फैलता है, तो आजकल सर्दी की वजह से मच्छर अब बाहर तो नहीं है लेकिन घरों में एंटर कर गए हैं, तो थोड़ा सा संख्या के अंदर इस टाइम मरीज आ रहे हैं, बुखार के मरीज आ रहे हैं हमारे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नारसिन में चिल्ड्रन डे पर झपरेड़ा के एम्बिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नारसन प्रवर्तन दल ने सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया और बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को सड़क पर वाहन चलाने के प्रति जागरूक रहने और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए परिवहन के अधिकारी और अनिल सिंह नेगी और रविंद्र पाल सैनी द्वारा बच्चों से बातचीत की गई। वहीं दोपहिया वाहन में हेलमेट पहनना, ट्रिपल राइडिंग ना करना, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करना, गलत दिशा में वाहन न चलाने के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ फिर से कई दिनों के बाद सीलिंग की कार्रवाई की है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सोनिका सिंह के निर्देश पर सचिव मोहन सिंह बहनिया के आदेश पर प्राधिकरण की टीम ने बड़ोवाला में अवैध निर्माण को सील किया है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बहनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध निर्माण पर प्राधिकरण कड़ी निगरानी रख रहा है और अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर प्राधिकरण समय समय पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। और इसके साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वो प्राधिकरण से नक्शा पास कराकर ही नक्शे के अनुसार ही अपने निर्माण कार्य को कराएं। स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण न होने पर कार्रवाई की जाए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां पर जनपद की सुरक्षा को लेकर एसएसपी श्वेता चौबे एक्शन में है और जानकारी के मुताबिक एसएसपी ने चेकिंग नहीं करने वाले थाना चौकी प्रभारियों को फटकार भी लगाई है और उसके साथ ही जल्द से जल्द विवेचना पूरी कर चार्जशीट समय से दाखिल करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने छात्राओं को स्कूल में जाकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के भी निर्णय लिए हैं। वहीं अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए गैंगस्टर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एसएसपी श्वेता चौबे ने श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार में महिला सुरक्षा के लिए पिंक यूनिट का भी शुभारंभ किया है, जिसमें स्कूलों की छुट्टी के दौरान बाहर मौजूद होंगी पिंक यूनिट की टीमें। इसके साथ ही सीएम का सपना साकार करने के लिए अवैध शराब और मादक पदार्थों पर कार्रवाई नहीं करने वाले प्रभारियों पर भी गाज गिरेगी और ये सभी बातें और आदेश एसएसपी श्वेता चौबे ने एक क्राइम मीटिंग के दौरान कही है। तो पौड़ी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक्शन में नजर आ रही हैं एसएसपी श्वेता चौबे और आज उन्होंने क्राइम की मीटिंग की है और इस दौरान तमाम जो थाना प्रभारी थे उनको निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी सुरक्षा को लेकर काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर यहां पर मुख्य रूप से थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही जो भी विवेचनाएं लंबित हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई करती हुई एसएसपी श्वेता चौबे नजर आ रही हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ है तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास आज की इस मीटिंग को लेकर?
देखिए, जब से श्वेता चौबे ने एसएसपी का चार्ज संभाला है पौड़ी के अंदर, आज पहली बार उन्होंने अपनी क्राइम मीटिंग ली है और क्राइम के ग्राफ को कम करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस उनका जो है क्राइम मीटिंग के अंदर नजर आया। सबसे पहले उन्होंने अभी तक के जो पिछले महीने के क्राइम रिकॉर्ड है उनके बारे में उनसे अधीनस्थ अधिकारी से जानकारी ली कि आखिरकार क्या क्या क्राइम की घटनाएं हुई है और उन पर कितना जो है शिकंजा कसा गया है। तो कई थाना अध्यक्षों ने जो जानकारी दी उससे वो संतुष्ट नजर आई, लेकिन कई चौकी और थाना क्षेत्रों में जो है रात्रि गश्त नहीं दिखाई देने पे नहीं होने की जानकारी मिलने पे वो नाराज भी दिखाई दी। उन्होंने साफ कहा कि इस प्रकार की लापरवाही वे बर्दाश्त नहीं करेंगी और अगर इस प्रकार के मामला फिर से उनके संज्ञान में आता है तो संबंधित को सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की जाएगी पूरी तरीके से। और खास तौर पर उन्होंने पूरे जनपद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर वो एक्शन में दिखाई दी। उन्होंने कई प्रकार के निर्णय जो है वो क्राइम मीटिंग के अंदर लिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने जो है छात्राओं को स्कूल में जाकर जो सपने हैं प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो कहीं ना कहीं एसएसपी श्वेता चौबे साकार करती हुई नजर आ रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी दौरान एसएसपी श्वेता चौबे ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। डिटेल में जो हमारे पूरे जनपद में अपराध हुए हैं उनकी समीक्षा की गई और स्पेशली जो जघन्य श्रेणी के अपराध हैं उनके अनावरण के लिए सबको दिशा निर्देश दिए गए। जो हमारे महिला संबंधी अपराध हैं उनके लिए संबंधित क्षेत्राधिकारी और एसएचओ को निर्देशित किया गया है कि प्रायोरिटी में जो महिला संबंधी अपराध हैं उनकी विवेचना सही ढंग से जो एविडेंसेस कलेक्ट हो उनका खुद सुपरविजन करें और विद इन 2 मंथ्स जो हमारा उसमें चार्जशीट जाती है केसेस में वो ज़रूर उसको इंश्योर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारियों का सम्मेलन भी लिया गया उसमें भी यही बताया कि एक तो क्षेत्र में अपनी पेट्रोलिंग गश्त को थोड़ा बढ़ाएं, जो रात्रि गश्त पेट्रोलिंग है उसको भी थोड़ा सा और सुदृढ़ करने, जहाँ जहाँ हमारे चेक पॉइंट्स और पिकेट्स हैं वहाँ पे वाहनों की चेकिंग, प्रॉपर चेकिंग। और उसके अलावा दिन के समय भी जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, पीक ट्रैफिक रहता है, उसमें पुलिस प्रेजेंस। और ये सिर्फ ट्रैफिक जो मैनेज करना है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये संबंधित थानों को भी बताया है कि थाने की भी पूरी फोर्स एसएचओ वगैरह स्वयं निकलेंगे और ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। जैसा कि विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग की बात मैंने की थी प्रथम दिन, तो उसमें भी आज सभी कर्मचारियों को इस ओर बताया है कि जो भी फरियादी थाने में आता है प्रमुखता से उसकी कंप्लेंट को दर्ज किया जाए, सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। जो महिला सुरक्षा है उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पिंक यूनिट जो है वो 3 जगह पौड़ी में, श्रीनगर और कोटद्वार में ऑपरेशनल की है। इसमें जो हमारी महिला हेल्प डेस्क प्रभारी हैं और जो हमारी महिला थाना प्रभारी हैं उनको और संबंधित थाना प्रभारी को भी बताया है कि जो छुट्टी का टाइम है स्पेशली और बालिकाओं का और विद्यालय स्कूल्स वगैरह जो है और महिला कॉलेजेस हैं उनके बाहर इनकी मौजूदगी रहे और जो महिला है वो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सुरक्षा के लिहाज से भी, अगर उनकी कोई समस्या है तो वो आकर हमारी इस पिंक यूनिट को अपनी समस्या से अवगत भी करा। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। खनन को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पिछड़ा है, ये करण माहरा ने निशाना साधते हुए कहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी और सरकार के अंदर तालमेल नहीं है, प्रदेश में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ा है, ये उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी में इंटरनल लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई भी बात होती है उसको मीडिया भी बड़े चटकारे लेती है। हमारे अपने लोग हैं, हम खुद भी बड़े मजे ले लेते हैं क्योंकि हमारे कहने का अधिकार है, कुछ भी नहीं। वहाँ तो आडवाणी जैसे जो मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को चुप करा दिया गया है। 6-6, 7-7 बार के जीते हुए विधायकों को मंत्री ने बना के साइड बैठा रखा, वो एक स्टेटमेंट देने की हैसियत में नहीं है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जो जिक्र किया है निश्चित ही इसमें कहीं दम है। कोई नदी ऐसी नहीं बची है जिसमें जेसीबी पोकलेंट्स नहीं लगी हैं, खनन नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब जानते हैं। 7 रुपये जिसके रेट 30 रुपये से कम कभी नहीं आए इस प्रदेश में, 7 रुपये के रेट के हिसाब से व्यक्तिगत पट्टे दे दिए गए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि 4000 से ज़्यादा, केवल मैं आपको नैनीताल और उधम सिंह नगर का हवाला दे रहा हूँ जिसकी मेरी पुख्ता जानकारी है, ट्रांसपोर्ट 4000 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स आज घर बैठे हैं। 40,000 गाड़ियाँ लगभग री रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। जब जून में खनन बंद होता है और अक्टूबर में उसका दोबारा शुरू होता है तो उस बीच में गाड़ियाँ सरेंडर की जाती हैं। तो आप यकीन मानिएगा कि 90% से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने
रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो ये बुरा हाल है, क्योंकि क्रशर मालिकों के पास इतना अपना माल पड़ा हुआ है इस समय, इस 7 रुपये वाले के हिसाब से, कि उनको अब गोला से या दापका से कहीं से सामान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। ये बहुत बड़ा करप्शन है। हर चीज़ का रेट फिक्स है। आप आम नागरिक से पूछ लीजिए, वो साफ बोल रहा है कि इतना देना है। तो ये हालात बहुत खराब है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मेरे को कुछ सवालात थे। आज शिक्षा व्यवस्था में 33वें नंबर में चले गए। जो राज्य इस बात पे अहंकार करता था या जिसको मान होता था कि भाई केरल के बाद हम सबसे पढ़े लिखे राज्य हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता है, आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय आ गई। ये इन लोगों की वजह से हुआ है जो आज बयान दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री कर भी रहा, मुख्यमंत्री खुद अपनी तरफ से समीक्षा बैठक बैठा रहे हैं शिक्षा विभाग की। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है। आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं दिख रहा, उसकी कमी दिख रही है। और सरकार के मंत्री और जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और निश्चित तौर पर करप्शन बढ़ा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना हो, उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, हमने तो इस्तीफा भी मांगा बड़े अधिकारी का, और चाहे वो खनन का मामला हो, चाहे भू माफिया का हावी होना हुआ, चाहे वो मुख्यमंत्री का बार बार किसी चीज़ की अपील करना और काम जिसका तस होना हो, गड्ढे बंद करने की हिदायत दी थी। मैं तो बड़े हिचकोले खाते हुए आ रहा हूँ आज भी। तो बहुत बुरे हालात। और फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।